हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में हमारे अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करेंगे आज योनि व्यापत के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएम सिलेबस जब हम देखते हैं तो योनि व्यापत में बेसिकली हमें पढ़ना है अबाउट योनि व्यापत के भेद के बारे में, योनि व्यापत किन किन कारणों से मतलब उसके निदान के बारे में, उसके संप्राप्ति, लक्षण, उपद्रव, सामान्य और विशेष क्या चिकित्सा है। ये जो टॉपिक है इसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है। उसके अतिरिक्त और बहुत सारे योनियों के प्रकार बताए गए, योनि व्यापक के प्रकार बताए गए हैं, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज योनि व्यापक के निदान के बारे में। तो सबसे पहले बोला गया है कि मिथ्या आचरण तः स्त्रीणाम प्रदुष्ट्रेण आर्तवेत च जायन्ते बीज दोषाच दैवाच श्रृणुतः पृथक। मतलब किन किन कारणों से ये योनि व्यापक हो रहा है। योनि अर्थात कि जो स्त्री जेनाइटल हो गया वो, और व्यापक मतलब उसमें होने वाले विकार। तो किन किन कारणों से क्या क्या उसके निदान है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले बोला गया है कि मिथ्या आचरण। मिथ्या आचरण मतलब क्या हो गया कि मिथ्या आहार और विहार करना, मतलब कि एक तो पहले सही प्रकार से भली भांति भोजन न करना, और दूसरा क्या है आचार, मतलब कि व्यवहार भी अतिरिक्त स्वभाव का होना चाहिए। फिर बोला गया त्रा स्त्री नाम प्रदुष्टेन आर्तवेच, मतलब कि प्रदुष्ट आर्तव मतलब कि जो ऋतु चक्र है, जो उसमें फीमेल में पीरियड्स आते हैं उसमें अनियमितता देखने को मिल रही है। जायंत बीज दोषाच, मतलब कि बीज में दोष हो, चाहे वो स्त्री बोझ बीज हो गए हो। उसके बाद दैवाच, मतलब कि दैव प्रकोप के कारण, मतलब कि पूर्व जन्म में कोई काम किया हो या फिर अज्ञातवश कोई काम किया हो ऐसा कर्म, तो उसके कारण। तथा बोला गया अंगों को विषम स्थिति में रखकर सोना, अत्यधिक मैथुन सेवन करना, अपद्रव्य प्रयोग मतलब कि लोहादि से निर्मित लिंग का प्रयोग करना, तथा रुक्ष शरीर वाली दुर्बल एवं बाला स्त्री द्वारा प्रवृत्त लिंग वाले पुरुषों का अत्यधिक सेवन करना, मतलब कि अपनी आयु से अत्यधिक पुरुष वाले के साथ संभोग क्रिया करना, तथा शुद्ध स्तनाता स्त्री को नस्य देने पे योनि शोष हो जाता है। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट रीजंस बताए गए हैं जिनके कारण यहाँ पे योनि व्यापद हो सकते हैं। तो ये जो श्लोक है, आई विल रिकमेंड यू कि ये आप याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट श्लोक है। किसमें आया है इसका संदर्भ? तो चरक संहिता चिकित्सा स्थान में। तो बेसिकली क्या बोला गया है कि मिथ्या आचरण करने के कारण, दुष्ट आर्तों के कारण, बीज में दोष होने के कारण, देव प्रकोप होने के कारण, अंगों में विषमता रखकर सोने के कारण, अत्यधिक मैथुन करने के कारण, या फिर बड़े लिंग वाले पुरुष के साथ मैथुन करने के कारण यहाँ पे योनि व्यापद होने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे जब हम इसकी संप्राप्ति की बात करेंगे तो संप्राप्ति में बोला गया है कि तस्या वायु प्रकुप्यति स दुष्टो योनि मासादे योनि रोगाय कल्पते। क्या बोला गया है? तस्या वायु प्रकुप्यति, मतलब कि जो ऊपर दिए गए निदान है उनका सेवन करने के कारण क्या होता है कि वायु प्रकुपित हो जाता है, मतलब कि जो हमारा अपान वायु है उसका प्रकोप देखने को मिलता है। बोला गया सदुष्टो योनि मासाद्य। ठीक है, ये क्या करता है? योनि में जो मांस आदि धातुएं हैं, श्लेष्मा है, पित्त है, ठीक है, योनि में जो पित्त एवं श्लेष्मा है उसका भी प्रकोप करेगा। क्योंकि क्या हो रहा है? वायु दोष प्रकोपित हो रहा है, वात दोष प्रकोपित हो रहा है, वो क्या करेगा? पित्त और कफ दोष को भी प्रकोपित करेगा। और बोला गया है योनि रोगाय कल्पते, मतलब कि ये दोषों का योनि प्रदेश में गमन होता है। ये सभी प्रकोपित दोष कहाँ पे जाएंगे? योनि में जाएंगे। और बोला गया है त्रयामान अपि दोषाणाम यथा संभव लक्षण तो, और ये दोष योनि में जाके अपने दोष के अनुसार बहुत तरह के क्या करते हैं? 20 प्रकार की योनि रोगों की उत्पत्ति करते हैं। तो संप्राप्ति में क्या याद रखना है आपको कि विभिन्न जो निदान ऊपर बताए गए हैं उनके सेवन के कारण वायु प्रकोपित होता है। ये प्रकोपित वायु पित्त और कफ को भी प्रकोपित करता है, और तीनों दोष कहाँ पे जाते हैं? योनि प्रदेश में जाते हैं। वहां पे योनि की मांस आदि धातुओं को प्रदुष्ट करते हैं, उसमें विकार उत्पन्न करते हैं, और दोषानुसार वहां पे 20 प्रकार की योनि रोगों की उत्पत्ति करते हैं। तो संख्या एवं भेद की बात कर ले तो अभी हम लोग ने देख लिया कि 20 प्रकार के योनि रोगों का यहाँ पे वर्णन मिला गया है। तो वहीं पे बोला गया है कि विसंतिर योनि व्यापद इति वातकी पैतकी श्लेष्म की सन्निपातकी च इति चतस्त्रो दोष जा, मतलब कि दोषों के अनुसार 4 प्रकार की योनि रोग बोले गए हैं। और ये किसने बोला है? चरक संहिता सूत्र स्थान में इसका वर्णन मिलता है। इन्होंने क्या बोला है कि वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, इस प्रकार से दोषों के कारण 4 प्रकार के हो गए।
वहीं पे बोला गया है दोष दुष्य संसर्ग प्रकृति निदेश वैशिष्टा षोडशा निर्देश्यन्ते। और ये चार तो हो गए किसके कारण, दोषों के अनुसार। इसके अलावा दोष दुष्य प्रकृति आदि के अनुसार 16 और प्रकार के क्या होते हैं यहाँ पे योनि देश होते हैं, या फिर योनि विकार होते हैं, योनियों में व्याधि होती है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या क्या चीजें बोली गई हैं। आचार्य चरक ने दोष 4 एवं दोष दुष्य संसर्ग से शेष 16 योनि रोगों का वर्णन किया। ठीक है, जो चरक आचार्य हैं उन्होंने क्या बोला कि दोष 4 जो दोष हैं कौन कौन से, वातज पित्तज श्लेष्मज और सन्निपातज, ये 4 के कारण, और दोष दुष्य के संसर्ग के कारण 16। इस प्रकार से टोटल कितने 20 प्रकार की योनि रोगों का वर्णन चरक ने किया है। वहीं पे सुश्रुत ने क्या बोला है, सुश्रुत बोलते हैं कि प्रत्येक दोषों के अंदर 5-5 योनि रोगों का वर्णन किया। मतलब कि वातज के अंदर 5, पित्तज के अंदर 5, कफज के अंदर 5 और सन्निपातज के अंदर भी 5। इस तरह से टोटल चाहे चरक हो या सुश्रुत दोनों ने 20-20 योनि व्यापद का वर्णन किया है। तो सबके बारे में, हर एक के बारे में यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस। तो अब पहले बात कर लेते हैं कि सबका वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो जो वातज हमारा योनि व्यापद है उसमें चरक ने कौन कौन से बोले हैं, 11 प्रकार के बोले हैं। वहीं पे सुश्रुत ने, हम लोग ने अभी देखा कि उन्होंने सभी में 5-5 प्रकार की योनि रोगों का वर्णन किया गया। तो इसमें उदावरता, बंधा, विप्लुता, परिप्लुता, वातला, ये सभी आते हैं। वहीं पे जो चरक है उन्होंने वातकी, अचरना, अतिचरना, प्राकचरना, उदावर्तनी, पुत्रग्नि, अंतर्मुखी, शुचिमुखी, शुष्का, संडि एवं महायोनि, इनका यहाँ पे उल्लेख किया है। वहीं पे वाग्भट ने भी उल्लेख किया है। तो ये जो टेबल है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अलॉन्ग विद द पीडीएफ ऑफ दिस नोट, या फिर वीडियो में भी आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि किसने किसका किसका वर्गीकरण दिया है। तो अभी तक आपको संख्या में ये याद रखना है कि चरक और सुश्रुत दोनों ने कितना दिया है, 20-20 योनि व्यापद का वर्णन किया है। और चरक ने अलग अलग प्रकार के बताए। दोष के अनुसार उन्होंने सिर्फ 4 बोला है और दोष दूसरे के संसर्ग से 16 बोले। लेकिन सुश्रुत ने वातज के अंदर 5, पित्तज के अंदर 5, इस तरह से चारों के अंदर क्या है 5-5 बोल के 20 प्रकार के योनि रोगों का वर्णन किया है। तो सबके बारे में इंडिविजुअली हम बात करने वाले हैं, इसलिए मैं उतना ज्यादा यहाँ पे नामों के बारे में नहीं देख रहे हैं। वहीं पे चरक ने देखो 3 बोला है पित्तज के अंदर, कफज के अंदर 1 ही बोला है और सन्निपातज के अंदर 1 बोला है। वहीं पे वात पित्तज, वात कफज, इस तरह से उन्होंने अलग अलग प्रकार के योनि रोगों का वर्णन किया है। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट किसका है, तो चरक का और सुश्रुत का इम्पोर्टेंट है। ये दोनों आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये मोस्टली करना है। और वाग्भट का आप कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कभी ना कभी आ भी जाते हैं इसके ऊपर, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू द चरक एंड सुश्रुता। चलिए आगे बात करते हैं कि योनि व्यापद के उपद्रव क्या क्या हैं। ठीक है, तो योनि व्यापद के उपद्रव में हम लोग बेसिकली देखते हैं कि बोला गया है कि गुल्म अर्श, प्रद्रासदिश्च, वातादेश, अतिपीड़नम, आसाम षोडश, यास्तवंत्या आद्य द्वे पित्त दोषजे। मतलब क्या बोला गया है कि इसमें बेसिकली ये जो योनि व्यापद में जो उपद्रव बताए गए इनको ही याद कर ले, इसमें ज्यादा श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बोला गया संतान का विनाश हो जाना, मतलब कि पुत्र की उत्पत्ति न हो पाना, पुत्र से इसे उत्पन्न न होना। दूसरा बोला गया है गुल्म होना। तीसरा बोला गया है प्रदर, ठीक है, गुल्म बोला गया है, अर्श बोला गया है, फिर प्रदर बोला गया है। और उसके अनुसार वातादेश अतिपीड़न, मतलब कि अन्य जो वातिक व्याधियां हैं वो सारी बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त एक मुख्य चीज बताई गई है, दैट इज द बंधित्व, जो कि हमारा एक अलग से टॉपिक है स्त्री रोग के अंदर। ठीक है, तो योनि व्यापद के उपद्रव में ये 6 उपद्रव आपको कम से कम याद रखने हैं कि संतान का विनाश हो जाता है, गुल्म होता है, प्रदर होता है, अर्श होता है, अन्य वातिक व्याधियां हो सकते हैं, और मेन टू मेन बंधत्व भी हो सकता है। वहीं पे साध्य असाध्यता की अगर हम बात करें तो बोला गया है कि जो आचार्य सुश्रुत है उनके अनुसार 5 जो त्रिदोषज योनि व्यापद है वो असाध्य होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो सन्निपातज 5 योनि व्यापद बताए गए, कौन कौन से इन्होंने बताया गया, त्रिदोषज में इन्होंने संड, फलनी, महिती, सूचिवक्त्र एवं सर्वजा, ये जो 5 है इनको उन्होंने क्या बोला गया है, असाध्य माना है। ठीक है, तो सुश्रुत के अनुसार 5 योनि व्यापद जो कि सन्निपातज योनि व्यापद है वो असाध्य है। वहीं पे चरक ने सिर्फ संडि को असाध्य या फिर अनुपक्रम बताया। तो ये भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है कि चरक ने सिर्फ संडि को असाध्य बताया, लेकिन सुश्रुत ने 5 जो त्रिदोषज योनि व्यापद है उनको असाध्य बताया। तो यहाँ तक अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस अभी तक हम लोग ने क्या क्या चीजें देख ली, भेद के बारे में बात कर लिया, निदान बात कर लिया, संप्राप्ति बात किया,
लक्षण के बारे में हम लोग देखेंगे इंडिविजुअली जब बात करेंगे। उपद्रव की बात करें, अब सामान्य एवं विशेष चिकित्सा की बात करते हैं। तो सामान्य एवं विशेष चिकित्सा में सबसे पहले बात करते हैं कि चिकित्सा सिद्धांत क्या है योनि व्यापत का। तो बेसिकली हम लोग ने इसके जो संप्राप्ति घटक है या संप्राप्ति चक्र था उसमें क्या देखा था कि जब वायु प्रदूषित होता है तो वो क्या करता है, कफ और पित्त को भी प्रदूषित कर, मतलब कि बिना वायु के किसी भी प्रकार का योनि व्यापत संभव ही नहीं है। इसीलिए चिकित्सा सिद्धांत में सबसे पहले हम जब चिकित्सा की बात करते हैं तो इसमें आता है वात का समन करना। और यहाँ पे ये जो श्लोक दिया है, आई विल रिकमेंड यू कि ये भी आप याद कर लीजिए। अगर ये आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो एग्जामिनर रहेगा उसके ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपके पेपर का। तो क्या बोला गया है, न ही वात द्रुते है योनि नारीणाम संप्रदस्यति समयित्वा तमन्यस्य कुर्याद दोषस्य भेज। मतलब क्या बोला गया है कि बिना वायु के, वात प्रकोप के बिना स्त्रियों में योनि रोग नहीं होते। मतलब बिना, अगर वायु प्रकोपित न हो, वात प्रकोपित न हो तो योनि रोग संभव ही नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम वात दोष के शमन के उपरांत ही हमें अन्य दोषों की चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको अच्छे से करना है। क्या बोला गया, न ही वात द्रुते योनि नारीणाम संप्रदस्यते, मतलब बिना वायु के दूषित हुए योनियों में किसी भी प्रकार का योनि रोग नहीं हो सकता। स्त्रियों में किसी भी प्रकार का योनि रोग नहीं हो सकता। इसलिए समयित्वा तमन्यस्य, मतलब सर्वप्रथम क्या करे, इस वात दोष को ही समन करे, उसके उपरांत कुर्याद दोषजस्य भेषजम, उसके उपरांत ही अन्य दोषों की चिकित्सा करनी चाहिए। वहीं पे ये हो गया समन चिकित्सा के बारे में कि सबसे पहले वात का समन करना है हमें। उसके बाद आता है शोधन चिकित्सा। तो शोधन चिकित्सा का हम लोग महत्व हर जगह देखते हैं। तो क्या बोला गया है कि सभी प्रकार के योनि व्यापत में स्नेह एवं स्वेदन की हुई स्त्री को मृदु वमन आदि पंचकर्म कराना चाहिए। ठीक है, क्या बोला गया कि एक बार क्या हुआ, स्नेहन स्वेदन, जितनी भी स्त्रियां हैं जिनको किसी न किसी प्रकार की जो योनि व्यापत है अगर हुआ है तो सबसे पहले उन्हें क्या कराएं, स्नेहन और स्वेदन कराएं। और एक बार स्नेहन और स्वेदन हो गए तो उसको मृदु, मृदु मतलब कि बहुत ज्यादा कठिन या फिर बहुत ज्यादा हार्श जो पंच आदि कर्म है वो न करा के सिर्फ मृदु वमन आदि कर्म, जैसे कि वमन, विरेचन, स्थापन, अनुवासन, बस्ती, रक्त मोषण, नस्य आदि पंचकर्म कराना चाहिए। वहीं पे तीसरा, सबसे पहले तो हम लोग ने वात का समन देखा, फिर एक बार वात का समन हो गया तो उसको क्या करना चाहिए, स्नेहन स्वेदन करा के वमन आदि पंचकर्म कर लिया। उसके बाद जो शेष दोष बचे हैं, हम लोग जानते ही है कि वमन आदि कर्म करने के बाद कहीं ना कहीं कुछ लीन दोष बच जाएंगे, तो उन लीन दोषों के लिए वापस से हमें क्या करना है, समन चिकित्सा। तो क्या बोला गया है कि संपूर्ण रूप से विशुद्धि हो जाने पे शेष कर्म अर्थात उत्तरवस्थी स्थानिक चिकित्सा, दैट इज अभ्यंग, परिसेक, पिचु, प्रलेप आदि एवं वातहर कर्म विशेष रूप से वातलता एवं महायोनि में करना चाहिए। मतलब कि जिसको वातज ज्यादा योनि व्यापत के लक्षण दिख रहे हैं या फिर जिसको महायोनि योनि व्यापत है, तो ऐसे कंडीशन में एक बार उसका सर्वांग शुद्धि हो जाने के बाद उसको क्या करना चाहिए, स्थानिक चिकित्सा देनी चाहिए। स्थानिक चिकित्सा में हम लोग क्या कर सकते हैं, अभ्यंग कर सकते हैं, परिसेक कर सकते हैं, योनि पिच्चू कर सकते हैं, प्रलेप कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य को वहां पे करना चाहिए। ये क्या हो गया हमारा सामान्य चिकित्सा के बारे में। वहीं पर जब हम विशेष चिकित्सा की बात करते हैं तो विशेष चिकित्सा में बोला गया है कि शुक्र आर्त दोष, ठीक है, क्या बोला गया है, शुक्र आर्त दोष अर्थात धात्री एवं स्तन्य के दोष, स्तन रोग, क्लैव्य मतलब कि क्षीण या दुर्बल व्यक्ति के लिए प्रयुक्त वाजीकरण औषध, मतलब कि अगर शुक्र आर्तों का दोष हो या फिर स्तन रोग हो या फिर क्लैव्यता हो, मूढ़ गर्भ हो एवं गर्भिणी के रोगों के लिए वर्णित चिकित्सा अथवा अस्वस्थ गर्भिणी के लिए भी शरीर स्थान के गर्भिणी व्याकरण अध्याय में वर्णित चिकित्सा का प्रयोग योनि रोगों में करना चाहिए। तो सुश्रुत क्या कहते हैं कि जो गर्भिणी व्याकरण अध्याय है उनका, उसमें उन्होंने जो चिकित्साएं वर्णित की हैं उसी चिकित्सा का यहाँ पे हमें प्रयोग करना चाहिए। किसमें, जिनका क्या हुआ है शुक्र आर्तो दोष हो, या फिर जिनमें क्या हो स्तन रोग हो, या फिर जिनमें क्लैव्यता हो गई हो, या फिर जिनको मूढ़ गर्भ की समस्या हो, तो ऐसे में ये चिकित्साएं करनी चाहिए। अब यहाँ तक हम लोग ने देख ली सामान्य चिकित्सा, विशेष चिकित्सा। अब विशेष चिकित्सा में हम लोग बात करते हैं कि बाह्य कौन सी प्रयोगार्थ औषधियां हैं और कौन सी अभ्यंतर प्रयोगार्थ औषधियां हैं। तो सबसे पहले बाह्य प्रयोगार्थ औषधियों में बात करते हैं। तो बाह्य प्रयोगार्थ औषधियों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है दैट इज द योनि पिचु।
योनि पिच्चू क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, जो भी तेल है, कौन से तेल, कोई कल्क हो सकता है, स्वरस हो सकता है, आदि से सिद्ध जो तेल रहेगा उसको किसमें, कपास में, उसको क्या करने का, अपलावित करने का, उसमें पूरा भिगो के जो पिच्चू बनेगा उसको योनि में धारण करने से जो योनि रोग है वो नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे मेन यहाँ पे हमें जब वर्णन प्राप्त होता है तो इसमें मूषक वात का वर्णन सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है कि योनि व्यापद में जितने भी योनि व्यापद बताए गए हैं उनमें मूषक क्वाथ मतलब कि मूषक के मांस के क्वाथ कल्क से स्वरस से जो सिद्ध तेल है उसका पिच्चू बनाकर योनि में धारण करने से सभी प्रकार के जो योनि रोग है, योनि व्यापद है, वो नष्ट हो जाते हैं। ये हो गया पहला योनि पिच्चू। दूसरा आता है दैट इज द योनि बस्ती। ठीक है, बस्ती। अब क्या बोला गया, योनि एवं गर्भाशय रोगों में स्त्रियों को 2 से 3 स्थापन बस्ती देकर उत्तर बस्ती देनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। पहले क्या देना है, हमें स्थापन बस्ती देना है। स्थापन बस्ती देने के बाद मतलब कि निरोग बस्ती देने के बाद फिर उसे क्या करनी चाहिए, उत्तर बस्ती देनी चाहिए। स्त्रियों को ऋतु काल में उत्तर बस्ती देनी चाहिए क्योंकि इस काल में योनि या गर्भाशय का मुख विस्तृत होने के कारण स्नेह का ग्रहण भलीभांति हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो काल है, ऋतु काल हम लोग ने पहले पढ़ चुका है कि 2-3 काल होते हैं ऋतु चक्र के अंदर, रजय काल, ऋतु काल, ऋतु व्यतीत काल। तो उसमें जो ऋतु काल है उसमें क्या होता है कि जो सर्वाइकल ओपनिंग होती है, सर्वाइकल म्यूकोसा होता है, वो उतना थिकन नहीं रहता, ओपनिंग देखने को मिलते हैं, मुख विस्तृत रहता है। तो ऐसे में जब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो पंचकर्म है, बस्ती कर्म है, उत्तर बस्ती देने की क्रिया है, वो इजिली कर सकते हैं। इसलिए बोला गया है कि जो उत्तर बस्ती है वो कभी देना चाहिए, ऋतु काल में देना चाहिए। अब इसमें जो हम लोग स्थापन बस्ती दे रहे हैं उसमें हम लोग पलाश निरूह बस्ती दे सकते हैं, सत्वर्य आदि अनुवासन बस्ती दे सकते हैं, गुरुच्य आदि रासायनिक बस्ती दे सकते हैं, या फिर बलादि यमक अनुवासन बस्ती। ये सभी अलग अलग बस्तियां हैं जो कि हम लोग इसमें दे सकते हैं। वहीं पे पिचू देख लिया, बस्ती देख लिया। अब नेक्स्ट आता है दैट इज द योनि प्रक्षालन। प्रक्षालन अर्थात क्या हुआ कि योनि का धामन करना। तो इसमें आता है दैट इज द दशमूल क्वाथ, पंचवल्कल क्वाथ और त्रिफला क्वाथ। इनमें से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं फॉर द योनि प्रक्षालन या फिर योनि धाम। वहीं पे योनि पूरण में हम लोग वृषवशा या फिर गोघृत का प्रयोग कर सकते हैं जो कि योनि के जो मस्कुलरिटी है उसका जो वहां पे मांस तत्व है उसको क्या करेगी, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, वहीं पे अभ्यंतर प्रयोगार्थ औषधियों में यहाँ पे सबसे पहले चूर्ण का उपयोग देखने को मिलता है। चूर्ण में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, पुष्यानुक चूर्ण का उपयोग यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है विद इन द योनि व्यापद। तो योनि व्यापद में जो हमारा अकॉर्डिंग टू एनसीआईएम सिलेबस जो फर्स्ट टॉपिक था जिसमें हम लोग ने योनि व्यापद के ओवरऑल इंट्रोडक्शन की बात कर ली, उसके निदान, संप्राप्ति, भेद, लक्षण, उपद्रव आदि की बात कर ली। अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे कि जो अलग अलग प्रकार की 20 प्रकार की योनि व्यापद बताए गए उनके बारे में इंडिविजुअली अकॉर्डिंग टू एनसीआईएम सिलेबस बात करेंगे। तो होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो सामान्य निदान का श्लोक है वो आपको याद कर लेना है। फिर उसके बाद संप्राप्ति का आप श्लोक याद कर सकते हैं, सिंपल श्लोक है, तस्याम वायु प्रक्युप्यते सदुष्टो योनिमसाद्य योनि रोगाय कल्पते। यहाँ पे संख्या भेद के लिए श्लोक की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। उपद्रव के लिए भी जरूरी नहीं है। ये बस चिकित्सा सिद्धांत में वात समन क्यों कर रहे हैं इसका ये जो श्लोक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जरूर कर सकते हैं। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू दिस क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोज में उसे क्लियर कर सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन आप मिलते रहें। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं जहां पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।